Good morning students. In our last class we have finished chapter number 2 that is units and dimension. देखिए हमने वो चैप्टर ख़त्म कर लिया है. आज मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और वो चैप्टर है स्टूडेंट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, देखिए स्टूडेंट, आपने कभी ये सोचा है कि अगर मैं इस चौक को ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर मैंने अगर इसको फेंका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, सो हाउ मच हाई डज इट गो, कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा. ओके, अगर मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फोन गिर गया तो उसको जमीन पे गिरने से पहले, टकराने से पहले मेरे पास कितना टाइम है उसको दोबारा पकड़ने के लिए, मेरे पास कितना टोटल टाइम है उसको दोबारा से कैच करने के लिए. क्या कभी ये सोचा है आपने? अगर तीसरे फ्लोर पे मुझे इस बॉल को, इस गेंद को अगर फेंकना है तो मुझे इनिशियल कितनी वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी? क्या इन बातों के बारे में आपने सोचा है कभी? तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. ओके, देखिए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशन से बता देता हूं. देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है मैकेनिक्स. हम स्टूडेंट्स 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर अब मैकेनिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फिजिक्स को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया गया है. उनमें से एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा है मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं. उनमें से एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स. तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं मैकेनिक्स. देखिए मैकेनिक्स. So student, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन. तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप क्या पढ़ते हो? रिलेशनशिप आप पढ़ते हो फोर्स की, मैटर की और मोशन की, ऑब्जेक्ट्स के मोशन की. तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में. सो मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of relationship between force, matter and motion. फोर्स, मैटर एंड मोशन, इसके बारे में आप पढ़ते हो. देखिए मैकेनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. उसमें से एक ब्रांच जो है मैकेनिक्स की, एक ब्रांच जो है दैट ब्रांच इज काइनेमैटिक्स. सो काइनेमैटिक्स इज, देखिए काइनेमैटिक्स जो ब्रांच है, सबसे पहले तो काइनेमैटिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो? आप केवल ऑब्जेक्ट्स के मोशन में इंटरेस्टेड होते हो. यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट गोइंग इन टू द कोज ऑफ दैट मोशन. आपको इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि वो मोशन किसने प्रोड्यूस किया है. आपको केवल जो मोशन हो रहा है उसको स्टडी करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना है. मोशन के एट्रीब्यूट्स जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब आप पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट काइनेमैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है स्टूडेंट? किसकी ब्रांच है ये? मैकेनिक्स की. सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with complete description of motion of objects. देखिए इसमें सब कुछ आ गया. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का मतलब है आप सब कुछ पढ़ लेते हो मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, इसके अंदर काइनेमैटिक्स के अंदर. ठीक है स्टूडेंट, एक स्टेप और आगे चलते हैं हम. मैं अब इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स में हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं. एक तो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन.
मतलब कि ऑब्जेक्ट्स केवल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सो काइनेमैटिक्स में एक तो हम स्टडी करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा इस चैप्टर का मुद्दा है मेन। एक आप अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर में आप मोशन पढ़ोगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। तो मोशन मल्टीपल डायमेंशंस में हो सकता है और 1 डायमेंशन में हो सकता है। 1 डायमेंशन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। सो रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग straight line, motion of an object in a straight line। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और इस चैप्टर में हमारा मेन जो मकसद है, मेन जो हमें पढ़ना है, वो यही है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, एक और बात ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसमें इस चैप्टर में आपको एक और डेफिनेशन आपको मैं बताना चाहता हूं, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये? तो स्टूडेंट ये एक जस्ट एजम्पशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स distances quite large than its own dimensions, then we can call that object as point object। हम उसको क्या बोल सकते हैं? point objects बोल सकते हैं, point objects बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो, if an aeroplane which is flying from you can say Delhi to New York can be considered as point objects। एक एरोप्लेन जो दिल्ली से जिसने फ्लाइट ली, जिसने यहाँ से उड़ान भरी और वो न्यूयॉर्क में लैंड कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा है उसके खुद के साइज के कंपैरिजन में। सो वी कैन कंसिडर दैट एरोप्लेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है जो हमारी आगे काम आने वाली है। ओके, तो आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस कितना है? बताइए मुझे इसका डिस्टेंस कितना है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, सर ये तो बताइए डिस्टेंस कहाँ से, यही क्वेश्चन होगा ना आपका कि ये तो बताइए पहले डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें, क्योंकि आपने बस इतना बोला है कितना डिस्टेंस होगा, ये नहीं कहा कि कहाँ से होगा। तो स्टूडेंट्स हमें एक पॉइंट फिक्स करना होता है। मुझे आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा जिससे मैं सारे डिस्टेंसेस को मेजर करूंगा, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। याद हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज a reference point? What is a reference point? रेफरेंस पॉइंट, अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठे स्टूडेंट, साथ के साथ नोट करते चलेंगे, साथ के साथ आप नोट करेंगे, जो जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिए। ओके, सो रेफरेंस पॉइंट इज, इट इज सिंपली, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम which all the distances are measured। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जहां से सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। जनरली हम x y g कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को, जिसको हम ओरिजिन भी बुलाते हैं प्यार से, तो उस ओरिजिन को हम जनरली क्या ट्रीट कर लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। सो generally x y g coordinates intersection point is treated as reference point,
ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। क्या बुलाते हैं इसको प्यार से? हम ओरिजिन बुलाते हैं। तो जनरली हम इसको ओरिजिन को, दैट इज एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स का, जहां पे वो मिल रहे हैं आपस में आके, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखा रखा है स्टूडेंट्स, ये एक्स, ये वाई और ये जी लेट से, तो ये जहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट को आप क्या मान लेते हो? ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। फाइन students, we can now specify the position of an object। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अब स्पेसिफाई कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। मुझे पता है स्टूडेंट ओरिजिन पे क्या होने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0,0,0। तो ये पॉइंट P के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, लेट्स से मैंने मान लिए एक्स वाई जी, तो मैं उन कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई कर सकता हूं। अब मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कर सकता हूं, क्योंकि ये एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के अबाउट हैं। ये रेफरेंस पॉइंट के अबाउट से आपने डिस्टेंसेस मेजर करे हैं। इसको आपने एक रेफरेंस मानते हुए, इसको आपने एक रेफरेंस माना है, और इसके रिस्पेक्ट में अब आप उस पॉइंट के, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ओके, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट अब आप बता सकते हो। तो ये आपने इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखाई है, और अब आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। देखिए स्टूडेंट्स, आने वाले 3-4 चैप्टर में आप एक नाम बहुत बार सुनेंगे, और वो टर्म है स्टूडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है स्टूडेंट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So, what is this frame of reference? स्टूडेंट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अभी हमने रेफरेंस पॉइंट देख लिया, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ गया? तो स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, जो अभी आपने एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स देखे थे, दैट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उनके साथ अगर आप एक घड़ी भी रख दोगे जो टाइम को मेजर कर सकती है, अगर आपने उसमें एक वॉच भी रख दी, आपने एक घड़ी रख दी उस फ्रेम में, आपका वो क्या कहलाएगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या कहलाएगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अ 3-dimensional coordinate system along with a clock, a 3-dimensional coordinate system along with a clock is called frame of reference। is called frame of reference। So these 3 coordinates, that is let's say x, y and g, these coordinates, this is our origin, and let's say this is our clock। Okay, there is this clock। So if I put a clock over here, एक clock भी अगर मैंने रख दी इन 3 coordinates के साथ, तो ये क्या बन गया हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अब हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के स्टूडेंट इसमें 4 डायमेंशन होती हैं। 3 तो आपकी स्पेस की डायमेंशन हो गई, एक टाइम की डायमेंशन और आ गई, तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू डिफाइन रेस्ट एंड मोशन फॉर मी? आप मेरे लिए डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट और मोशन क्या है? यस यू कैन। देखिए रेस्ट क्या है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट देखते हैं और वो कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है ये O, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ओरिजिन। एक फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, और मैंने देखा कि ये कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ये जितने हैं उतने ही रह रहे हैं। These are not changing with respect to time, or you can say the position of the object is not changing with respect to time, then we can say that this object is at rest। मैं कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है स्टूडेंट? ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है। So it is in rest। So when the position of an object do not change with respect to origin, with respect to time, मैं with respect to WRT से लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं with respect to origin, with respect to time, then we call
वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट की स्टेट है उसकी। ओके और इसका रिवर्स स्टूडेंट वो आप खुद लिख सकते हैं अपनी कॉपीज में। बट व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद ओरिजिन। ओके अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर में उसके कोऑर्डिनेट बदल गए, तो स्टूडेंट इसका मतलब वो क्या कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। जरूर वो उसने कुछ मोशन परफॉर्म किया है, उसने मोशन किया है, मूव किया है वो, तभी उसके कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हुए हैं। ओके बट स्टूडेंट्स दीज रेस्ट एंड मोशन टर्म्स आर एम्बिगुअस टर्म्स, दे आर इंटर रिलेटेड। यू कैन नॉट से, आप नहीं कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट पे ही है और कंप्लीटली मोशन में ही है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या मतलब है रिलेटिव का, ध्यान से समझना। देखिए सपोज स्टूडेंट आपको मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में मैं क्या हो गया, रेस्ट पे। आपको मैं मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और मेरी जो सराउंडिंग है स्टूडेंट, जिनको आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, जिसको आप एक रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हो कि उनके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि सर यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हो। लेकिन what about a person who is sitting on some other planet? एक आदमी जो किसी और प्लेनेट पे बैठा है, अर्थ के बाहर, धरती के बाहर बैठा हुआ है, स्पेस में मान लो, तो उसको क्या दिखाई देगा, उसके लिए तो अर्थ मूव कर रही है और ओवरऑल ये क्लासरूम भी मूव कर रहा होगा। डोंट से कि सर आपके सिर पे छत है तो आप दिखाई ही नहीं दोगे। जस्ट इमेजिन अगर उसको मैं दिखाई दे रहा हूं तो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज मूविंग, सो एम आई, मैं भी मूव कर रहा हूँ उसके लिए, तो मैं उसको मोशन में दिखाई दूंगा। लेकिन आपके लिए किस में हो गया, मैं रेस्ट में हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो रेस्ट है और जो मोशन है, ये दोनों टर्म कैसी हैं, रिलेटिव। ईच एंड एवरी टाइम you define rest and motion, you have to specify with respect to what। आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक सिंगल पर्सन रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिखाया। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। सपोज स्टूडेंट, ये सपोज कर लो ये ट्रेन की बोगीज हैं, ओके, दीज आर बोगीज ऑफ ट्रेन। और इस बोगी के अंदर, यहाँ पे इस बोगी के अंदर सपोज ये दो आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। इस बोगी के अंदर ये दो आदमी बैठे हुए हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। और यहाँ पे एक और आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है। दिस ट्रेन इज इन मोशन, ये मूव कर रही है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा खड़ा ये देख रहा है इनको, इसका नाम है सपोज सी। तो हमारे पास कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए हमारे पास, ठीक है। 3 पर्सन है, ये 3 आदमी है। देयर आर 3 पर्सन्स, ए बी एंड सी, 3 आदमी है ये। तो देखिए ए विल से दैट, ए क्या कहेगा, ए कहेगा बी इज एट रेस्ट। सी कहेगा नो, नहीं गलत हो आप, बी इज इन मोशन। तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत, दोनों ही सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी। दिक्कत यहाँ पे हो गई, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने आधी अधूरी बात की है। पूरी बात उनको क्या करनी चाहिए थी, ए को बोलना चाहिए था भाई, ए को बोलना चाहिए था बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्या बोलना चाहिए था ए को, ए शुड से दैट बी is at rest with respect to train। जरूरी है स्टूडेंट, ये with respect to बोलना जरूरी है, नहीं तो उस बात का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट जो सी, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको क्या बोलना चाहिए था, बी इज इन मोशन with respect to प्लेटफॉर्म।
इस सी को बोलना चाहिए था कि बी मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के, वो बोलना चाहिए उसको। सो सी शुड से दैट बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ये बोलना चाहिए उसको। ओके, तो अगली बार से कोई आपसे पूछे कि क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आप स्टूडेंट बता सकते हैं हाँ वो रेस्ट पे है या मोशन में है, लेकिन आपको पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा, यस विद रिस्पेक्ट टू दैट सो एंड सो थिंग। जो भी आप वहां पे डील कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको जज कर सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्राउंड की बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें हमें दूसरों के रिस्पेक्ट में या फिर कोई और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मुझे उसके मोशन को बताना पड़ेगा। तो आगे से आपको क्या याद रखना है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन। कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल मोशन में नहीं है, वो दोनों की दोनों टर्म जो है एम्बिगुअस है, रिलेटिव है। ठीक है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव। तो स्टूडेंट अब हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे थोड़ी और डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो क्या होते हैं स्टूडेंट, ये क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, डिस्टेंस के साथ अपने माइंड में, अपने दिमाग में आप एक ये बात जरूर याद रखेंगे, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। सो स्टूडेंट देखिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सपोज ये ए पॉइंट है स्टूडेंट्स और ये है बी पॉइंट, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। ओके, तो स्टूडेंट एक ड्रंक मैन है, ठीक है, एक ड्रंक मैन जो कि हिलते हुए चल रहा है, हिलते हुए चल रहा है, कभी दाएं और कभी बाएं। तो स्टूडेंट वो कैसा रास्ता लेगा, वो कैसा भी इस पॉइंट तक पहुंच गया, कहीं कहीं उसके पैर पड़े और उसने ए से बी तक पहुंचने में ये रास्ता ऐसे ट्रेवल किया। एक और स्टूडेंट, एक और पर्सन है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और उसको पता है कि मुझे ए से बी तक जाना है, तो उसने बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता चुना, सीधा चला गया, सीधा गया। तो स्टूडेंट एक ड्रंक मैन था जिसने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया, और एक ऐसा पर्सन था, नॉर्मल पर्सन था, उसने स्ट्रेट लाइन पाथ। क्यों वो लंबा रास्ता तय करेगा, उसने सबसे छोटा रास्ता लिया। कौन सा रास्ता लिया, सबसे छोटा, सीधा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये ज्यादा समझदार है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधा रास्ता है, बिल्कुल छोटा जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा स्टूडेंट, उसने, दूसरे पर्सन ने जो कि ड्रंक मैन था, उसने एक लंबा रास्ता तय किया है। तो जहां जहां पे उसके कदम पड़े स्टूडेंट, जहां जहां पे उसने पैर रखे, अगर मैं वो सारा पाथ, जो पाथ उसने ट्रेवल किया है, उस सारे पाथ का टोटल कर दूं, दैट इज पाथ लेंथ, दिस इज पाथ लेंथ। जहां जहां पे उसके कदम पड़े, वो पाथ लेंथ किसके बराबर होती है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। आप क्या बोलेंगे, दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एंड दिस इज स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी चीज देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यहां पे स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन निर्धारित नहीं है, कैसे भी वो मुड़ जाएगा, कैसे भी चलेगा, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है।
So distance is a scalar quantity. This is a scalar quantity. लेकिन स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट में उसको अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, स्ट्रेट जाना है, सीधे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ये, जिनके पास एक डायरेक्शन भी होगी। ओके, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। Distance will always increase and it cannot be negative। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा और ये नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी डिस्टेंस, क्योंकि आप जैसे से चलते जाओगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आप जैसे से चलोगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, अगर मैं आगे जाके घूम के पीछे आ जाता हूं तो भी मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा स्टूडेंट्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ध्यान रखना है इसमें, अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हो तो उससे दूसरी विपरीत डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। जैसे स्टूडेंट, ये आदमी अगर यहाँ पे जाके पीछे आ जाता तो उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? अब यही तो हो गया ना, नेट पाथ लेंथ तो यही है। इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? अब डिक्रीज कर रही है, कम हो गई। वो यहां तक गया और फिर थोड़ा पीछे आ गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट ये है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, जब वो आगे जाके दूसरी डायरेक्शन में आएगा, वापस आएगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, घटेगी वो। तो इसका मतलब स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट कैन decrease even becomes zero और negative। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब एक आदमी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो आप अगर उसको पॉजिटिव ले रहे हो, जब वो वापस आएगा वो नेगेटिव लोगे आप उस डिस्प्लेसमेंट को, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। जैसे अगर वो ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे वापिस आ जाता है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स, एक ही जगह पे आ गई इनिशियल और फाइनल पोजीशन, देन वी कॉल इट एज जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसको जीरो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट ये है स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन, और मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो इसको हमें इसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। सो रादर आई विल राइट दिस पॉइंट इन बोथ ऑफ देम, मैं दोनों में लिख रहा हूं ये, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखिए बराबर कब होगा? बराबर तब होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट टर्निंग बैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इसको बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लें। व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट टर्निंग बैक, देन वी कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है ये समझना। देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है और कभी मुड़ता नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है और कभी मुड़ता नहीं एक ऑब्जेक्ट, तो उसमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं। तो ये अपनी कॉपीज में लिख लें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट टर्निंग बैक। वापिस आए बिना, मुड़े बिना अगर सीधा चलता जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ओके, दोनों को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, और इसकी भी क्या होगी स्टूडेंट्स? मीटर होगी। ओके,
एक और पॉइंट मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि डिस्टेंस जो है उसमें पूरा एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। डिस्टेंस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। लेकिन स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं ये रास्ता इसको मिटा भी दूं, अगर मैंने इसको डिलीट भी कर दिया, आपके लिए हटा दिया, तो भी अब आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, क्योंकि वो क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो केवल अगर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो आप उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, खुद से अपने आप ड्रा कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ये केवल हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसी को बताता है। लेकिन डिस्टेंस इट कंटेन्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेवर्स किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्टेंस में होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताया जाता है, बाकी तो उनके बीच में छोटा सा सबसे जो रास्ता होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो उसको एक्चुअल पाथ से कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये भी आपको याद रखना है।